गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारे मैं डॉक्टर के तिवारी कमला मेमोरियल कॉलेज सीधी से समाजशास्त्र बीए फाइनल का सेकंड पार्ट जो है उसमें रिसर्च मेथोलॉजी सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान में हमारे विद्यार्थी उसकी अर्थ परिभाषा प्रकार पढ़े हैं और भी जो रिसर्च की विधियां होती है, अनुसंधान के प्रकार होते हैं या उसके रिसर्च डिजाइन होते हैं, टाइप्स, ये तमाम चीजें उस समय हमारे विद्यार्थियों के लिए तीन पार्ट दिए गए हैं रिसर्च में। एक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, तीन पद्धतियां हमारे उसमें समाजशास्त्र के सिलेबस में है। एक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, दूसरा है दैव निदर्शन पद्धति, तीसरा है गुणात्मक पद्धति या गुणात्मक और परिमाणात्मक पद्धति है। इस पद्धति के बीच में आज हम लोग जो बात करेंगे दैव निदर्शन, माफ करिएगा, इसमें हम आज बात करेंगे निदर्शन। सैंपलिंग के बारे में। हमारे विद्यार्थियों जो देख रहे होंगे बीए समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए फाइनल ईयर के, प्लस हमारे साथ में कई स्कॉलर भी हैं, जैसे पीएचडी स्कॉलर भी हैं या एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थी हैं या सामाजिक अनुसंधान में जो भी इंटरेस्ट लेते हैं, जो भी इस कार्य को करते हैं रिसर्च के लिए, तो सैंपलिंग हमारे उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति होती है। सबसे किसी भी रिसर्च जो बड़े स्तर पर जिसका क्षेत्र एक व्यापक हो, उसको करने के लिए हमें निदर्शन करना पड़ता है, एक सैंपलिंग करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए मैं अपने ही घर की मैं बात करता हूँ। हमारे घर में पढ़ने के समय में या अभी भी गाँवों में हम देखते हैं कि एक बटुए आकार में या कोई ऐसा बर्तन जिसमें कोई चावल पकाते हैं या दाल पकाते हैं, उसी में से हम देखते हैं पूरे चावल में से हमारी दादी एक करछुल से निकालती थी चावल, एक चावल की तोड़ती दिखाती क्या चावल बन गया। उस एक चावल को देख करके पूरे चावल का परिणाम बता देना एक हमारे निदर्शन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है। दूसरा हम एक और करते हैं, सैंपलिंग कर सकते हैं। आज सपोज के लिए हमारी कक्षाएं चल रही थी, बीए द्वितीय वर्ष या प्रथम वर्ष की कक्षाएं चल रही हैं। उस हमने किसी विद्यार्थी से पूछा क्यों बेटा आज राजनीति विज्ञान की क्लास लगी थी, भूगोल की क्लास लगी थी? हाँ सर लगी थी। तो उस एक बच्चे के निदर्शन से हमें पता चलता है कि हाँ इस विषय की कक्षाएं हमारी कक्षा में चल रही। जब हमारे पास सोर्स आखिरी डेटा इकट्ठा करने के बहुत सारे एक नमूने होते हैं, उन नमूनों से चुन करके कुछ नमूने हम उसमें से ले लिए, उन नमूनों को बीच में से हम एक का पूछे आपका परिणाम क्या है, आपका उसके सामने प्रश्न रखा और प्रश्न का वह उत्तर वह व्यक्ति दे देता है। उस उत्तर के आधार पर हम उसके साथियों या संबंधियों का या उसके क्लासमेट्स के बारे में एक अंदाजा, एक हमें परिणाम मिल जाता है। जब एक अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर, जैसे हम भी अपने पीएचडी के लिए गए थे, एग्जाम्पल के लिए मैं अपने ही रिसर्च की बात करता हूँ। एक हमने पीएचडी के लिए सीधी के पर्टिकुलर एक बैगा जंजाल का हमने चयन किया था। मुझे बैगा जंजाल की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करना है, किसी भी करना। अब सीधी में जो हम ट्राइबल डिपार्टमेंट से डेटा वहाँ का देखते हैं, तो सीधी में लगभग 27,000 परिवार बैगा यहाँ निवास करते हैं। अब शायद मुझे 1 या 2 वर्ष के बीच में 27,000 परिवारों के बीच में मुझे अकेले जाकर के पहुंचना, अपने साथ साक्षात्कार अनुसूची को पूरा करना संभव नहीं था। तो जिसके लिए हमने क्या किया, हम आपको बताते हैं सीधी को जो हमारे ब्लॉक्स हैं, सीधी के सपोज के लिए हमारे 4 ब्लॉक हम ले लेते हैं। 4 ब्लॉक में से आपका एक सीधी का क्षेत्र हो गया, दूसरा हमारा कहते हैं उष्मी का हो गया, तीसरा हमारा
सिहावल का हो गया। चौथा हमारा रामपुर वैली का ब्लॉक हो गया। इस तरह से हम इन चारों में से हमने चारों ब्लॉक में से हमने चयन किया। मुझे कुल 300 परिवार का डेटा मुझे कलेक्ट करना। 300 परिवार में से हमने देखा लगभग 29,000 कुछ हमारी यहाँ पर घर है, तो 300 यदि हम उसका लेते हैं तो सपोज करें हम हर डेटा जैसे कुसुम में हमारे कितने हैं, फिर हमने गांव को डिवाइड किया। सीधी में कितने गांव है, यहाँ कितने गांव है, रामपुर में कितने गांव है और सिहावल में कितने गांव है। सपोज करिए यहाँ पर 12 गांव है, यहाँ पर 18 गांव है, 13 गांव है, 15 गांव है। इन चारों ब्लॉक में से हम उस एक गांव का और भी उस पद्धति के और स्टेप में आगे बढ़े, उस गांव का हमने चयन किया चारों में से जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा। यहाँ पर कुसमी की हम बात करें, कुसमी के हमने उस गांव का चयन किया जिस गांव में बैगा परिवार की जनसंख्या सबसे ज्यादा। उसी तरह से हम सीधी में आए। सीधी में हमने सीधी तहसील के अंतर्गत आने वाले बैगा परिवार के उस गांव का हमने चयन किया जहां पर बैगा निजात जिस गांव में सबसे अधिक निवास है। उसी तरह से रामपुर में गए, रामपुर में करौंदिया गांव यहाँ पर है, रामपुर ब्लॉक में करौंदिया गांव में बैगा जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वहां पर बैगा जनजाति उस परिवार किया। फिर हम सिहावल में गए। सिहावल तहसील में व्यवहार खान गांव है जहां पर मैं गया था। व्यवहार खान में बैगा परिवार रखने वाले सबसे ज्यादा। इन चारों जिले के हम चारों ब्लॉक में से एक एक गांव हमने एक जैव विरासत पद्धति से हमने अपने घर में बैठ करके प्लान बना। और इसके बाद हम यहाँ पर इस गांव के सपोज करें हम हाउस होल्ड की बात करें, यहाँ पर 200 हाउस होल्ड मिले हमको, यहाँ पर सीधी में 300 हाउस होल्ड मिले हमको, यहाँ पर करौंदिया में सपोज करें 300 मिले और सिहावल में मुझे सपोज करें 400 मिले। सबसे ज्यादा ये व्यवहार खान गाँव है जहाँ पर बैगा परिवार के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। हम इन बैगा परिवार वाले गाँवों में से यदि हम 400 वाले में से 10% लेते हैं, यहाँ से हमने 40 लिया, 300 वाले में से 10% हमारा डेटा जो 300 लेना है, तो मुझे लगभग मुझे ध्यान है 30% डेटा यहाँ पर लिए। तो हम 300 को हम 30% लगभग भाग लेते हैं, तो 400 के हम 30% भाग लेते हैं, तो लगभग मेरा इसमें 120 परिवार हमने यहाँ से लिया। 300 का हम यहाँ पर लेते हैं 30%, तो लगभग हमारा यहाँ पर 90 यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह से हमारा 300 में से हम सेलेक्ट करते हैं तो 90 यहाँ पर आएंगे, और इस 200 में हम कलेक्ट करते हैं लगभग 60 हमारे यहाँ पर है। इस तरह से 60 हमारे परिवार यहाँ पर हो गए, और इस 300 में से हमारे 90 परिवार यहाँ पर हो गए। इस हमारे 300 में से 90 परिवार हो गए और 120 परिवार हमारे इस तरह से यहाँ हो गए। कुल हम देखते हैं परिवार यहाँ पर हमारे उसमें आ रहे। इसमें से लगभग 2% और भी कम करते हैं, दोनों आधार कर देंगे। तो मुझे 300 का डेटा कलेक्ट करना है। 300 का डेटा हमें सेलेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर हम दैव निदर्शन पद्धति उपयोग से हम सहारे से हम अपने उस रिसर्च के काम को आगे बढ़ाएं। अब दैव निदर्शन पद्धति क्यों आवश्यक है, इसके लिए भी हम आपके सामने बात कर रहे हैं। रिसर्च में चूंकि जो भी रिसर्च आती है, चाहे वो एक हम कह सकते हैं भूगोल वाले कृषि को लेकर के एक अनुसंधान के एक रिपोर्ट देते हैं कि हमारे होने वाला है, मानसून की रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति मानसून के बारे में बताते हैं। उसी तरह से कि रिसर्चर जब अपने रिसर्च को काम को आगे बढ़ाता है
तो अधिक पुराने एक रिव्यू के माध्यम से पहले किए गए कार्य की एक समीक्षा करता है, अध्ययन करता है। उस अध्ययन के पश्चात ही वह अपने परिणाम तक पहुंच पाता है। और उसको एक रिसर्च डिजाइन जिसको हम कहते हैं, एक किसी भी रिसर्च को अनुसंधान से पहले एक उसकी डिजाइन या हमारा रिसर्च किस तरह से होगा, एक रिसर्च प्रपोजल एक बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एक हमारे उसमें कहा जाता है रिसर्च की भाषा में, यदि हमारा शरीर एक रिसर्च है तो इसमें बहने वाला खून एक उसका डिजाइन है, एक उसका प्लान है। बिना रास्ते के, बिना प्लान के हम एक रिसर्च के परिणाम तक पहुंच नहीं पाते। एक उसी में पद्धति होती है निदर्शन। हमें किसी भी एक अध्ययन, चाहे सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना हो, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना हो, उनकी मन स्थिति का अध्ययन करना हो, या किसी परिणाम के बारे में अध्ययन करना हो, या किसी भी एक समस्या को लेकर के उसके कारण, परिणाम या घटना के हमें अध्ययन करना है, जो हमारे पास कई सैंपल इस तरह से होते हैं, तो हम वहां पर दैव निदर्शन पद्धति को हम उपयोग में डालें। एक हमारे मित्र है वहां पर लखनऊ से, उन्होंने अपनी एक शशिकांत श्रीवास्तव जी ने अपनी एक पीएचडी किया था। उनकी जो पीएचडी थी मेडिकल सोशल वर्कर की थी। उनको शायद उनका जो कि उनके पास जो सैंपल थे या कहेंगे उनके पास समग्र थे 10 में से उन्होंने 10 की स्टडी की, क्योंकि उनको एक सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास कई ऐसे महिला परिवार थे या कोई कई ऐसे जनजाति समूह के लोग थे जिनके पास मेरे पास एक सीमित समय में पहुंच पाना संभव नहीं था। तो हमें दैव निदर्शन पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। दैव निदर्शन पद्धति के अंतर्गत हम मूल रूप से 3 बिंदुओं को लेकर के आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। एक दैव निदर्शन पद्धति में क्या क्या विधियां होती है? एक तो होती है कि हम सपोज करिए हमारे पास सीधी की पॉपुलेशन 25 लाख है, 25 लाख तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम उसको हम पार्ट में डिवाइड करें। किस आधार पर? एक लिंग के आधार पर नहीं कर सकते हैं, मेल फीमेल के आधार पर। एक हम कर सकते हैं एज वाइज कर सकते हैं, उम्र के आधार पर। फिर तीसरा इसमें कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज कैसे? एक हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, फिर अनरिजर्व कितने हैं। इसमें भी हम मेल फीमेल को उसमें कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कितने मुझे डेटा देना है, कितनी। इससे मुझे समझने का मतलब है कि तमाम तरह की समस्याग्रस्त या जो हमारे उत्तरदाता हैं वो सभी तमाम तरह के लोग उसमें सम्मिलित हो पाए, चाहे वो महिलाओं की सहभागिता हो, चाहे शिक्षित अशिक्षित की सहभागिता हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे वृद्धों की बात हो, चाहे एक बालकों से संबंधित समस्या है तो बालकों के अभिभावकों के उसमें सहभागिता हो, कि बच्चों के लेकर वो बातचीत करे, बच्चों के अभिभावकों से हमें बात करना पड़ेगा, तब जाकर के निदर्शन हमारी पद्धति जो होगी यह सही दैव निदर्शन पद्धति है। तो दैव निदर्शन पद्धति हमारे समग्र में से जब हम कुछ को कलेक्ट करके उस काम को और उसके ऊपर हम काम। दूसरा इसमें एक हमारे कई जसोदा एक रिसर्चर ने अपने उसमें लिखा है कि आवश्यक क्यों है, सैंपलिंग क्यों आवश्यक है, क्यों न जहां पर मुझे डेटा मिले हम वहीं का अध्ययन करना शुरू कर दें। तो सैंपलिंग की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक निश्चित हो जाए मात्रा, तो हम उसका एक सूक्ष्मता से, गहनता से, बारीकियों से उसका हम अध्ययन कर पाएंगे। उस अध्ययन के पश्चात ही उसके परिणामों की व्याख्या करें। यदि हमारे पास मुझे कहा दिया जाए मुझे सीधी नगर का पूरे अध्ययन करके 3 महीने के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, तो शायद सीधी नगर में जो पॉपुलेशन है, यहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख भी मानते हैं नगर में निवास करने वालों की, तो 3 लाख के पास मुझे विदिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर पहुंच पाना संभव नहीं है। तो मुझे वार्ड कॉलोनी, हाँ, इस निदर्शन पद्धति में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें रिसर्च अनुसंधान करता जो उसके उत्तरदाता होते हैं, ये जो साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर का समाधान खोजते हैं या उत्तरदाताओं के पास स्वयं जाकर उत्तर को कलेक्ट करता है। तो इसमें सत्यता की बारीकियों की वो
और भी विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में हम बातचीत करेंगे कि साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावली में क्या क्या डिफरेंस होती है, क्यों हम साक्षात्कार अनुसूची की बात कर रहे हैं, क्यों हम प्रश्नावली की बात नहीं कर रहे। प्रश्नावली अमूमन ग्रुप के उत्तरदाताओं के लिए होती है, जहां हम प्रश्न को पहुंच करके और उनके उत्तर को हम मांगते हैं। फिर उसमें कई उत्तरदाताओं के पास उत्तर आने की संभावना भी कई बार होती है, उत्तरदाता घर में नहीं है या उत्तर नहीं देना चाहता है या उत्तर को सही तरीके से दे नहीं पाते हैं, जिस वजह से हम उत्तरदाताओं का सही रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा। लेकिन निदर्शन पद्धति में और एक उत्तरदाताओं से अपन उत्तर करेक्ट करते हैं, तो अपनी जो डेटा है, जो डेटा कलेक्शन की समस्या को लेकर के कर रहे हैं, उस डेटा कलेक्शन के लिए हम इस निदर्शन पद्धति का उपयोग करते हैं। मेरे साथियों, इस सैंपलिंग जो पद्धति होगी, इसकी भी जो हम बता रहे हमारी विधियां हैं, चाहे वह लाटरी पद्धति हो चाहे हमारी दैव निदर्शन विधि के अंतर्गत लाटरी पद्धति में क्या होता है कि एक सपोज करिए हमने सीधी जिले के करौलिया गांव का हमने चयन किया, या सीधी के हमने नौलिया गांव का चयन किया, या सीधी के हमने इस अमहा गांव का हमने चयन किया, या सीधी के हम पर्टिकुलर एक वार्ड का हम बात करें, वार्ड नंबर 3 का हमने चयन किया, तो उस वार्ड नंबर 3 को चयन के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम 3 में गए, वहां पर तो आबादी सरपंच साहब से मिले, वहां की आबादी नगर पालिका हमारे वार्ड, उसमें जो वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर से मिले, बोले हमारे यहाँ से आबादी तो हमारे लगभग 1300। अब 1300 लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे 3 दिन में कैसे पहुंचना संभव। अब मुझे चयन कितना करना है, मुझे चयन इसमें से 115 करना है या 30 करना है, तो कैसे करेंगे। इस दैव निदर्शन पद्धति के अंतर्गत जो लाटरी पद्धति है, लाटरी पद्धति का जो हम चयन करते हैं, तो 1300 हम एक बॉक्स लेंगे, 1300 लोगों का वोटर लिस्ट से या कुछ एक सूची बनाएंगे, और उस सूची बना के अलग अलग 1300 लोगों का नाम लिखेंगे, 1300 पर्चे बनाएंगे, उस पर्चे बना करके उसके कोई कार्टून में या कोई डब्बे में या कोई वर्दी में या किसी थैले में बैग, जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हो, उन 1300 लोगों का नाम लिख करके उसमें डालेंगे। अब उसमें नाम लिख के डालिए, किसी एक तीसरे व्यक्ति को हम बुलाते हैं और उससे कहते हैं पूरे बैग को आप ऊपर से हिला करके उसमें से एक पर्चा निकालें। वो व्यक्ति एक पर्चे को देता है नाम, और एक चौथे व्यक्ति को कहते हैं कि व्यक्ति का नाम आया है, इसका नाम लिख लीजिए। और फिर दूसरी बात जो हमें चाहिए, उस पर्ची को वापस उसी थैले में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्यों इसलिए हम डालते हैं, क्योंकि पहली बार हमने जो चयन किया था 1300 लोगों के बीच में से हमने एक व्यक्ति का चयन किया, दूसरी बार एक पर्ची निकाल लेंगे तो दूसरी बार चयन हमारा 1299 लोगों के बीच में। उस एक निकाली हुई पर्ची से और अन्य पर्ची के बीच में पक्षपात न हो, जो दैव निदर्शन पद्धति के नियम है, ऐसा न हो, इस वजह से उस पर्ची को दोबारा उसमें डालते हैं, फिर उस बैग को उस प्रक्रिया को मिलाते हैं या बंदी जो बर्तन रहते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, फिर एक नई पर्ची निकालते हैं और दूसरे जो नाम मिला उस नाम को चढ़ाते हैं। यदि इस प्रक्रिया में 30 बार का नाम घूमते घूमते वही नाम फिर से आता है, तो उसको फिर से हम उसमें मिला देते हैं, फिर बैग को हिलाते हैं, और यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब 30 नाम मुझे पास नहीं आ जाते हैं, और उस 30 नाम के निकाले हुए नाम को हम अपने अध्ययन पद्धति का केंद्र बनाते हैं, और जो अपना अध्ययन होगा उन्हीं 30 लोगों को करते हैं, और जो उन 30 लोगों के अध्ययन के पश्चात जो हमारा परिणाम आता है, वह हमारा एक रिसर्च का एक आउटपुट होगा, वह हमारा परिणाम होगा, वह हमारे दैव निदर्शन पद्धति की एक विधि के माध्यम से निकला हुआ एक परिणाम होगा। जो हम रिसर्च डिजाइन करेंगे, जो हम प्लान करेंगे कि हमें इस गांव का, इस वार्ड का, इस क्षेत्र का हमें डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करके संभावना हमारी उत्तर होगी, फिर जो हमारी हाइपोथेसिस होगी, जो हमारी परिकल्पना होगी, उस परिकल्पना के परिणाम को मिला देंगे। तो हम बात करेंगे इस निदर्शन पद्धति के बारे में। निदर्शन पद्धति में हम देखते हैं दूसरी इसमें भी जरूरत है, दूसरी भी को हम इसमें क्या बताएंगे,
दूसरी विधि होती है, इसी नाम के अलावा हम एक लड़के को हम खड़ा कर देते हैं, उस लड़के के पीछे हम कोई एक रंग लगाते हैं, उसी बच्चे से पूछते हैं, जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि गेम खेलते हैं, 1 नंबर आया कि 2 नंबर आया कि 3 नंबर आया, फिर उसी नंबर से उसको क्या लिखा है, तीसरा कोई देख रहा है, सही लिखा। वह भी एक निदर्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं छोटे छोटे, कौन पहले बल्लेबाजी करने जाएगा, बैट के नीचे हम लोग 1 2 3 4 लिख करके बैट उसके ऊपर रख देते थे, फिर कहते तुम लाइन पकड़ो, तुम लाइन पकड़ो, तुम लाइन पकड़ो, और बैट बल्ले को उठा लेते थे, जिसके सामने जो नंबर आता था उसी नंबर पर उसको क्रिकेट की जो गली क्रिकेट होती थी हम लोगों की, उसमें बैटिंग मिलती थी या उसमें बॉलिंग मिलती थी। तो वो निदर्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है। वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे रिसर्चर्स के लिए वह अनुभव, वह काम देखा हुआ, उससे अच्छा सैंपलिंग का उदाहरण कुछ नहीं सकता। हमने इससे पहले बताया कि हमारी माता जी, हमारी दादी जी जब खाना बनाती थी, एक छन्नी से निकाल करके चावल को उसको टटोलती थी, पक गया कि नहीं पका, और उस टटोलते हुए चावल के बाद वो कह देती थी चावल हो गया है, यानी एक चावल को देख करके पूरा उन्होंने बता दिया। वह निदर्शन एक अच्छा हुआ। कोई विद्यार्थी चला जा रहा है, कोई परिचित व्यक्ति चला जा रहा है, और उससे पूछ लिया किस कॉलेज में पढ़ते हो, उससे पूछ लिया आपकी क्लास लगी थी कि नहीं लगी थी, बोले हाँ मेरी क्लास लगी थी, मैं कॉलेज गया था। उस व्यक्ति के एक बच्चे के आधार पर या उसका हम परीक्षण भी करके कि दूसरे बच्चे से पूछ करके उसके आधार पर हम कर सकते हैं कि जो हमारा परिणाम है या जो चीज हमारी जानने की, उत्तर जानने की एक जिज्ञासा थी, उस उत्तर के आधार पर ये चीजें सही है या सही नहीं। दूसरी इसमें 3 विधियां हैं जब दैव निदर्शन प्रयोग करने की। अब उस व्यक्ति में जैसे हम एक आपको बात किए थे कि वहाँ के वार्ड की या वार्ड क्रमांक की या किसी ग्राम पंचायत की हम बात करें, वहां पर हम जाकर के सरपंच के माध्यम से या सचिव के माध्यम से या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे शिक्षक के माध्यम से, जिनके माध्यम से हम उस संग्रह के पश्चात उस काम को बड़े अनुसंधान उद्योग में उस 30 नाम का हम चयन करते हैं। 30 नाम से सपोज करिए कभी कभी होता है कि हमें इसकी संख्या ऊपर नीचे भी करनी पड़ती है। क्यों? हो सकता है 30 उत्तरदाताओं से एक उत्तरदाता हमारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तैयार न हो, तो इस वजह से हम 1-2 नाम अतिरिक्त लेके चलते हैं। एक किसी का डेटा हमें उत्तर देने में असमर्थ हो या कोई ऐसे प्रश्न उसमें हो जिसमें वह उत्तर देने में उत्तरित हो, या फिर विवाह से संबंधित। सपोज चलिए हम अपने विद्यार्थियों से हम ऐसे ये पूछ लें कि विवाह के बाद बच्चों की परवरिश करने की जो प्रविधि होगी, तो जो हमारे उत्तरदाता होंगे वो विवाहित पुरुष या महिला ही होंगे। अब ऐसे पुरुष विवाहित या महिला जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जिनके पास संतानें होंगी, वो हमारे उत्तरदाता होंगे। वहां पर हमारे, तो हमारा सवाल यह भी उठता है कि हम हमारा प्रश्नावली या हमारे प्रश्न किस तरह के प्रश्न साक्षात्कार में सीखिए या प्रश्नावली के हमारे प्रश्न किस तरह से हैं, उस तरह से हम सैंपलिंग विधि का उपयोग करते हैं। या एक जो हम रिसर्च डिजाइन करते हैं या एक अपना रिसर्च प्रपोजल जब बनाते हैं, उस प्रपोजल को बनाते समय यह भी प्लान कर लेंगे कि दैव निदर्शन जो हमारा होगा किस किस तरह से किस स्टेप में जाएगा, और उस स्टेप के बाद में हमारा परिणाम जो होगा, जो हाइपोथेसिस होगी, वह हमारी किस तरह से होगी। हम अपने विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि बीए समाजशास्त्र में जो समाजशास्त्र की जो सामाजिक अनुसंधान की पद्धति है, यह अनुसंधान की पद्धति अभी बस बीए वर्ष के लिए नहीं, आप इसके बाद कोई भी पीजी कोर्स करेंगे, आगे एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं या पीडीएफ करते हैं या उसमें डिग्री की उपाधि प्राप्त करने के लिए करते हैं, या किसी आप प्रोजेक्ट को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, व्यवसाय बनाते हैं, किसी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए आप अपने रिसर्च को अपना जो प्रोफेशन बना लेंगे, उस प्रोफेशन बनाने में उसमें यदि आप रिसर्च करते हैं, इसी सैंपलिंग पद्धति को आपको अपने उपयोग में लाना पड़ेगा। ऐसी निदर्शन पद्धति के आधार पर आपने जो काम होगा, जो आपका कर्म होगा, उस काम को आगे बढ़ाएं। और रिसर्च जरूरी क्यों? सैंपलिंग की आवश्यकताओं में उसमें 3-4 कारण हैं मुख्य रूप से, जो हम उसमें कहेंगे कि अनुसंधान जरूरी है। नंबर 1 समय की बचत। हम जब हमारे पास डेटा 2 लाख का 1 लाख का है, यदि हम वही आज हम और एग्जाम्पल देते हैं, हमें पूछना हो कल लाइट थी कि नहीं थी रात में, हम 2-3 अपने मित्रों को फोन लगाए और फोन करके बोले क्या लाइट थी,
यानी सीधी में लाइट थी। और यदि हम एक एक व्यक्ति से पूछने लगे थे, हम पूछने के लिए हम 2-3 लोगों से क्यों पूछ लिए, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड से एक हमारे मित्र आते हैं, एक हमारे मित्र पुलिस लाइन से आते हैं, एक हमारे मित्र बड़ौदा से आते हैं, एक हमारे मित्र गरौलिया से आते हैं, या स्वयं मेरा घर जहाँ पर है। लेकिन हम फोन करके पूछ लिए कि हाँ लाइट है, जली है, उपलब्ध है आपके यहाँ, कल लाइट थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस निदर्शन के आधार पर उन कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त करके उसके परिणाम को बता दें। उसी तरह से जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम हर घर में जाकर के लाइव चेक करने के बजाय 2-3 लोगों से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब हमारा उत्तर मिलता है। इसमें हमारा क्या हुआ, समय की बचत। एक हमारा जो टाइम होता है, समय होता है, उसकी बचत। फिर दूसरा इसमें क्या, श्रम की बचत। हमें सीधी के दो सपोज करिए सीधी में लगभग 40,000 घर हैं या 30,000 घर हैं। 30,000 घरों तक जाने से अच्छा है कि हम कुछ लोगों के संपर्क में टेलीफोन से या उनके स्वयं के घर जाकर के विजिट करके चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे श्रम की बचत हो जाती है, समय की बचत हो ही गई। फिर तीसरा धन की बचत, क्योंकि हमारा आने जाने में हम किसी मोटरसाइकिल से भी जाते, साइकिल से भी जाते, एक हमारे धन की भी खर्च होता है, धन की भी बचत होती है। नंबर 4 सूक्ष्मता से अध्ययन। जब हम एक सैंपलिंग जब करते हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़ा एक सीमित रूप से है, हमारे पास 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, जो जैसा हमारा एक प्रपोजल हुआ है, जो हमारा जो है रिसर्च हुआ, उस संख्या में हो तो हम जो हमारी इकाइयां ध्यान दीजिएगा इसमें, जो हमारी अध्ययन करने की इकाइयां हैं, अध्ययन करने की इकाइयों को बारीकियों से सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए हमें पूरी तरह से एक समय मिल जाता है, जिसके बाद हम उसका बारीकियों से अध्ययन करके उस सैंपलिंग में जो निदर्शन पद्धति के माध्यम से जो हमारा आया है, जो इकाई आई है, इकाई मुझे प्राप्त हुई है, उस इकाई का हम आसानी से अध्ययन करके और उसके परिणामों को वास्तविकता तथ्य के आधार पर, उदाहरण के आधार पर, अपने आत्मविश्वास के आधार पर कर सकते हैं। यह इसमें सही है। फिर इसमें और क्या हो सकता है, इसमें सभी की सहभागिता, भागीदारी भी होती है। भागीदारी का यदि हम समग्र का अध्ययन करते हैं, यदि हम समग्र उसमें नहीं भागीदारी होगी, लेकिन इसमें सहभागिता क्या हुआ, इसमें हमने डिजाइन कर लिया कि इसमें मेल पुरुष भी रहेंगे, महिला भी रहेगी। यदि हम कैटेगरी वाइज करते हैं, इसमें सामान्य भी व्यक्ति रहेंगे, ओबीसी के भी व्यक्ति रहेंगे, पिछड़ा वर्ग भी रहेंगे, और कुछ जाति जनजाति के भी लोग रहेंगे। तो वहां पर हम एक अध्ययन में देखते हैं कि इसमें निदर्शन जो हमारी पद्धति होगी, निदर्शन पद्धति के आधार पर हम काम को एक 4 पॉइंट जो हमने बताया आपको, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर निदर्शन की कमियां क्या है। हम निदर्शन की हम लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छा है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, विश्वसनीयता हमारी बनी रहती है, और फिर हमें उस इकाई का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। निश्चित रूप से एक निदर्शन की कुछ कमियां भी, निदर्शन की कमियां क्या हो सकती है। सपोज करिए हम कहीं एक निदर्शन करने के लिए गए, और निदर्शन करने के दौरान एक निश्चित, कई बार हमें उत्तरदाता हमें पूरी जानकारी सही नहीं दी, लेकिन हम इसमें अवलोकन कर रहे हैं। एक हम इसमें सोचते हैं अवलोकन। हम किसी व्यक्ति के यहाँ गए, किसी व्यक्ति के यहाँ पूछे क्या आपके यहाँ टीवी है, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास टीवी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन उनके घर में से एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है, कहता है मम्मी चैनल कार्टून वाला किसमें आता है। हम वहां पर अपनी आंख और कान दोनों खुला रखते हैं, जिसके आधार पर कहते हैं कि
ये चीजें हम वो साक्षात्कार और सोची डेटा कलेक्शन के मध्य हो सकता है। पूछ रहे आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो हमारी साक्षात्कार अनुसूची है या प्रश्नावली है इस तरह से तैयार की गई है कि हमारा जो डेटा कलेक्ट करने का जो माध्यम है वो जो हमारे प्रश्न आधारित है, उत्तर संभावित उत्तर के उन हमारे प्रश्न के आधार पर टिके हुए हैं। इसलिए हमने जब उस प्रश्न को पूछा तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि नहीं मेरे पास टीवी नहीं, लेकिन वह छोटा सा बच्चा आता है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, अपने अवलोकन पद्धति का सहारा। हम वहां पर चुपचाप चीजों को देख लेते हैं और अपने उत्तर में हम चीजों को नोट कर लेते हैं, या अपने जब घर वापस हम आते हैं तो अपने साक्षात्कार अनुसूची में हम टिक लिख देते हैं। और इस तरह से कहीं भी आप किसी व्यक्ति के यहाँ गए कि आप खेती बाड़ी करते हैं, क्या आपके यहाँ बैल है, बोलते हमारे यहाँ बैल नहीं है। किसी में कोई ऐसी घटना होती है उनके घर के सामने बैल आते हैं और उनके घर से कोई महिला कहती है बैल आ गए हैं, इनको बांध दीजिए या इनको गिराई लगा के हर साल बेच दीजिए। तो वहां पर कई बार ये हमारे उत्तरदाता होते हैं। तो अभी तक जो व्यक्ति कह रहा था हमारे पास बैल नहीं है, हमारे यहाँ गाय नहीं है, उसी के हम मवेशी आते हैं, 3-4 लोग उसको बांधता है, उसको रखता है। तो कई बार हमारे पास जब जाते हैं अपने क्षेत्र में डेटा कलेक्शन करने के लिए, उस डेटा कलेक्शन के हमारे जो उत्तरदाता होते हैं तो हमें उत्तर नहीं देते। फिर दूसरे उसमें एक और एक समझ में सपोज के लिए हम कहीं पे भी गए, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जो कुछ ऐसे मनोरोग हैं जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को, एक गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्टिकुलर एक समस्या से घिरा हुआ है और हमने सैंपलिंग किया, हमने निदर्शन पद्धति का सहारा लिया, उस निदर्शन पद्धति में उस व्यक्ति का नाम नहीं आया, जिसके उस व्यक्ति की जो वास्तविक समस्या है कई बार उत्तरदाता की या अनुसंधानकर्ता के पास वह नहीं आ पाती है, जिसके बाद अनुसंधानकर्ता उस अनुसंधानकर्ता के पास जब वो समस्या नहीं आएगी या समस्या नहीं दिखेगी, उत्तरदाता की सही वास्तविकता नहीं दिख पाती है, जिसके बाद उत्तरदाता अपने जो परिणाम होते हैं वो अपने उस अध्ययन में सम्मिलित नहीं कर पाता। फिर इसके अलावा और इसमें क्या कमी हो सकती है निदर्शन में? निदर्शन में हम एक चीज और देखते हैं, कई बार इसमें पक्षपात भी हो जाते हैं। हम किसी सरपंच के पास गए, सरपंच साहब ने सोचा चलो कोई स्कीम आई, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अपने अपने खास लोगों का उन्होंने नाम दे दिया, जो उत्तर है मुझे वहां पर वो उत्तर मिल गए और उत्तर के बाद हमें निदर्शन हम वही उसी को अपना अध्ययन का आधार केंद्र मान लेते हैं, उसी के आधार पर अध्ययन कर लेते हैं। और भी क्या हो सकते हैं इसमें निदर्शन में? सपोज के लिए हम किसी की प्रश्नावली बनाई, प्रश्नावली बना करके हम किसी के घर में भेज दिए, उत्तर जो उत्तरदाता है, उत्तरदाता जो प्रश्नावली अपने हाथ से उत्तर को भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्तरदाता जो अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो उनको अपने सामने वाला सोचते हैं कम देख रहा है। हमसे पूछा गया कि क्या आपके यहाँ प्रति माह 3,000 की कमाई होती है, 5,000 की कमाई होती है, तो चलो सबसे कम वाला ही। उत्तरदाता से हमने पूछा आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं या कितने सेट कपड़े हैं, तो उत्तरदाता लिख देते हैं 3 सेट है, भले उनके पास 30 सेट हो। या कभी कभी जैसे इसके उल्टा, कोई व्यक्ति के पास सपोज के लिए गरीब व्यक्ति है, सोचेगा मेरा एक जो है हायरार्की है या कहीं मेरा जो हाई फाई आने का बोलने का तरीका है, हम लिख देंगे कि फलाने ले जाएंगे गरीब, चलो 30 सेट लिख देते, भले एक सेट 3 सेट है। तो कई बार हमारे पास ऐसे आते हैं जब हम प्रश्नावली का उपयोग कर रहे होते हैं, तो प्रश्नावली के उत्तरदाता अपने आगे उत्तर भरते हैं और कई बार जो हमारे पास उत्तर गलत उत्तर आते हैं, तो उसी तरह से हमारा अध्ययन होता है। इसीलिए हमारे पास निश्चित रूप से आंकड़े सैंपलिंग के आधार पर होते हैं, तो इसका ये बेनिफिट है, उसको हम चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास 30 प्रश्नावली आई, 30 में से हमने 2-4 प्रश्नावली को उठाया, हम उस व्यक्ति को घर गए या साथी को फोन लगाए कि देखिए इन व्यक्ति की घर में वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, जिसके आधार पर उस व्यक्ति को जाकर के वहां पर उसकी वास्तविकता बताता है और अपने जो हमारा इकाई होती है, जो अध्ययन करने का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के आधार पर हम उसकी जांच कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें परीक्षण भी किया जा सकता है। फिर हम अपने विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि जो निदर्शन होता है, निदर्शन को
और भी कामों में हम इसमें देख सकते हैं, चाहे खाना बनाने का हमने उदाहरण दिया हो, चाहे विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति के संबंध में बात किया हो, या और भी तरीके होते हैं जो निदर्शन की उसमें जो उपयोगिता है वह उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों, यह एक सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जो हमारे बीए फाइनल तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसके आपने सुना, लाइक किया, इस चैनल को आप सभी विद्यार्थी जाके सुनना चाहते हैं, इस हमारे इस कॉलेज के इसको जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, देखें भी, अपने साथियों को बताएं। जो सुझाव हो आप सभी के, वो सुझाव हमें जरूर बताएं, ताकि अगली बार जब अपना लेक्चर या अपनी जो और भी क्लासेस हैं अपने लेकर के आएंगे, उस सुझाव के माध्यम से उसको और बेहतर बना सके। बस थैंक यू वेरी मच।